हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम्स 365। आई होप सबकी पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक पे चल रही है। पॉजिटिवली पढ़ते रहिए मन लगा के और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। आज हम पैराजंबल्स की एक एक्सरसाइज करेंगे। मेन मकसद हमारा यही होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिक्स की बात करी थी, जो हमने लॉजिक्स की बारे में बात करी थी, जो हमने बात करी थी कि कैसे आपको छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व करना है, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो उसी को आज हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे उन ट्रिक्स को, उन लॉजिक्स को अप्लाई करना है। मेन मकसद मेरा आपसे को प्रैक्टिस करवाना नहीं है, क्योंकि वो आपको खुद करनी है। खुद से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी हमेशा नए बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। एग्जाम में आपको सरप्राइज भी मिल सकता है। तो ऐसे ही लड़के वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जिन्होंने खुद से अपना दिमाग लगा के प्रैक्टिस करी हुई है। तो मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्शन देना है कि कैसे उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है। बाकी आप प्रैक्टिस जितनी हो सकती है खुद से करिए। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से और देखते हैं कि कैसे उन चीज़ों को अप्लाई करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें पहले क्वेश्चन को, तो इसमें ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 6 को दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आसान हो जाते हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट्स 2 दे रखी होती हैं, पहली स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें हमें ऑलरेडी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो पहली स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट फॉलो होगी ही होगी, या 6th स्टेटमेंट जो आखिरी स्टेटमेंट उससे पहले कौन सी स्टेटमेंट होगी ही होगी। तो ये फाइंड आउट करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो सीधा क्वेश्चन को देखते हैं हमें। तो अगर जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है, हमें अगर उसको देखें तो इन 1945 अमेरिका फेस्ड 2 पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वार। तो ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है। तो अगर आप सारी की सारी स्टेटमेंट को एक बार नज़र मार के देखेंगे, अगर PQRS जो दे रखी है, तो उसमें देखेंगे कि जो 2 एनिमीज़ की बात करी गई है स्टेटमेंट 1 में, वो Q स्टेटमेंट में उनका जिक्र किया हुआ है। तो दीज वर जर्मनी एंड जापान, और किसी और बाकी उसमें इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब S1 स्टेटमेंट के बाद Q आएगा ही आएगा, और कोई स्टेटमेंट आ ही नहीं सकती। तो ऐसे में क्या हो गया, तो अगर आप देखेंगे कि सारे ऑप्शंस देखेंगे चारों, तो 2 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें Q से शुरुआत हो रही है, और बाकी किसी भी ऑप्शन में Q से शुरुआत नहीं हो रही है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो गए, आपके B और D ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। तो सोचना ही नहीं है आपको। अब जो सेकंड सेंटेंस है, तो देखेंगे दोनों ऑप्शन में A और C, तो Q के बाद P दे रखा है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब आपके काम जो है और भी आसान हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि R के बाद S आएगा या S के बाद R आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। द रिजल्ट ऑफ दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ द एटम बॉम्ब, ये R स्टेटमेंट है। और S स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द साइंटिस्ट टू कंडक्ट रिसर्च एंड प्रोड्यूस अ न्यू डेडली वेपन। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए, और प्रोड्यूस क्या हुआ, न्यू डेडली वेपन। और इस रिसर्च का रिजल्ट क्या हुआ, मतलब रिजल्ट जो रिसर्च थी हमारी, वो किस चीज़ पे ओरिएंटेड थी, न्यू डेडली वेपन को प्रोड्यूस करने पे। तो वो R स्टेटमेंट में दिया हुआ है। द रिजल्ट ऑफ दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ द एटम बॉम्ब। इसका मतलब S के बाद R फॉलो होगा ही होगा। R नहीं आएगा पहले S के, S पहले आएगा R के। तो इसका मतलब QP SR इज़ द राइट आंसर। यस, A ऑप्शन तो आंसर सही है। तो उसमें देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स अप्लाई करने के बेसिस पे, छोटे जो इंडिकेशन हमें दे रखे हैं सेंटेंसेज में, उसके बेसिस पे हमने कैसे ऑप्शंस को 2 को सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया। और फिर उसके बाद बस हमें S और R और S को देखना था कि ये सीक्वेंस कैसे फॉलो होएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में पहली और 6th स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, इसमें हमें पैराग्राफ खुद ही डिज़ाइन करना है। बट आपको पैराग्राफ खुद से नहीं बनाना है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शंस में एक ही स्टेटमेंट से शुरुआत हो रही है। तो हम फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहले ऑप्शन देखो। तो 4 ऑप्शन को देखने में ये पता लगता है कि या तो स्टेटमेंट B से शुरुआत होगी, मतलब सॉरी जो पैराग्राफ है या तो B से शुरुआत होगा D से, क्योंकि 2 ऑप्शन में B से शुरुआत हो रही है पैराग्राफ की, और 2 ऑप्शंस में D से शुरुआत हो रही है। तो पहले यही देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि B से शुरुआत होगी या D से शुरुआत होगी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सारी स्टेटमेंट एक बार नज़र मार के देखेंगे तो D आपको पता लगेगा कि D पहली स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। वो क्यों, क्योंकि उसकी शुरुआत इट से हो रही है। इट डिस्ट्रॉयज द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन पब्लिक लाइफ। अब ये इट क्या है, पहले हमेशा जो पहला सेंटेंस होगा पैराग्राफ में, उसमें पहले नाउन का जिक्र होगा, उसी के बाद प्रोनाउन फॉलो होगा। तो इसका मतलब D ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि A और D ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए सीधा सीधा। तो आपका 50% काम तो यही खत्म हो गया। अब बचे C और B, और C और B में दोनों में ही BD ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है, मतलब B के बाद D आएगा ही आएगा। तो ये और भी काम आसान हो गया। तो बस आपका बचा 25% काम रह गया अब आपका। तो अब आपको देखना है कि A के बाद C आएगा या C के बाद A आएगा। तो एक और इंडिकेशन दे रखा है यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए कि C में क्या है, देयरफॉर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब क्योंकि देयरफॉर हमेशा कंक्लूडिंग
पार्ट होता है हमेशा। किसी भी पैराग्राफ में जब भी हम कंक्लूड करेंगे तो हम देयरफॉर से कंक्लूड करेंगे, तो इसका मतलब सी आखिरी स्टेटमेंट होगी ही होगी। तो इसका मतलब BDAC इज़ द राइट आंसर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को देख देख के आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी तभी दिमाग में आएंगी जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। चीज़ें कॉम्प्लिकेट तब होती है जब आप सही तरीके से नहीं करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में जो शुरुआत हो रही है या तो B से शुरुआत हो रही है, या C से शुरुआत हो रही है, D से शुरुआत हो रही है, मतलब A से शुरुआत हो ही नहीं रही है। बट अगर आप देखेंगे कि B से या C से शुरुआत हो सकती है क्या किसी इस पैराग्राफ की, तो नहीं हो सकती। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम, तो यहाँ पे फिर हिम का इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन का। तो पहले इस बंदे के बारे में जिक्र होगा, तभी इसके बारे में जो फॉलोइंग सेंटेंसेस होंगे उसमें हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले ही और हिम क्या है, ऐसे ही सी में देखेंगे, नो वन केयर टू सी दैट ही हैड हिज फूड और रेस्ट दैट नाइट। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता पहला सेंटेंस, क्योंकि ही और हिम ये किसके बारे में जिक्र हो रहा है पहले सेंटेंस में वो आएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें फॉलो होंगी। तो इसका मतलब जो है पहला सेंटेंस हमेशा डी होगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी तीनों सेंटेंसेस में जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वो स्वामी विवेकानंद है। तो इसका मतलब पहला सेंटेंस तो डी होगा ही होगा। तो दो ऑप्शन बाहर हो गए, ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। तो बचा हमारे पास सी और बी एलिमिनेट हो गए हैं हमारे। तो ए और बी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सी और डी ऑप्शन। तो या तो DBAC होगा या DBC होगा। तो इसमें भी फिर वही बात है, डी के बाद बी दे रखा है, मतलब ये भी नहीं सोचना है हमें कि डी के बाद बी आएगा नहीं आएगा, तो बी ऑलरेडी दे रखा है। अब हमें ये सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि AC आएगा या CA आएगा। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, A को भी और C को भी। ही वॉज सो बिजी विद दैम दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट। और सी देखते हैं, नो वन केयर टू सी दैट ही हैड हिज फूड और रेस्ट दैट नाइट। तो पहले अब इसको देखने से ही पता लग रहा है कि ए पहले आएगा, क्योंकि पहले वो इतना बिजी था कि वो खाना भी नहीं खा पाए, और उसके बाद दूसरे लोगों ने भी केयर नहीं करी ये देखने की कि वो खाना भी नहीं खाया है उन्होंने या फिर रेस्ट भी नहीं लिया है। तो ए के बाद सी आएगा ही आएगा। तो ये भी आपको लॉजिकली बिल्कुल देखने से पता लग रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑप्शन DBAC होगा ही होगा। तो देखिए कैसे हम सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करते चल रहे हैं। दो ऑप्शन सीधा सीधा देखते के साथ ही एलिमिनेट हो गए, 50% काम यही हो गया। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस भी दे रखा है ऑलरेडी, डी के बाद बी आएगा ही आएगा, तो 25% काम और हो गया। तो बचा बस 25% काम कि AC आएगा CA आएगा। तो वो भी लॉजिकली आप सेंटेंस पढ़ के पता लगा लेंगे कि आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शंस में जो पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है वो सी से शुरुआत हो रही है। तो इसका मतलब आपको पैराग्राफ खुद से बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब ऑलरेडी आपका इतना काम आसान कर दिया है कि सी से शुरुआत होगी। तो सी स्टेटमेंट क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन इज द फीलिंग अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ वन नेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज द फीलिंग। अब इसी फीलिंग के बारे में जिक्र किया गया है ए और बी में। तो दिस फीलिंग, तो वो दिस फीलिंग कौन सी फीलिंग है, नेशनल इंटीग्रेशन वाली फीलिंग की बात के बारे में बात चल रही है। तो इसका मतलब सी के बाद या तो बी आएगा या ए आएगा, तो क्योंकि डी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिस फीलिंग के बारे में बात कर रही है। और दिस फीलिंग तभी आएगा जब नाउन जो है नेशनल इंटीग्रेशन वाली जो फीलिंग है वो नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये नाउन है यहाँ पे, तो उसके बाद प्रोनाउन तुरंत आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब बी आएगा या ए आएगा। तो सी डी वाले जो ऑप्शंस हैं दो, वो हमारे खत्म हो जाते हैं तुरंत। तो ए और सी ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गए हैं यहाँ पे, वो सोचना ही नहीं है हमें। तो या तो सी के बाद बी आएगा या ए आएगा। अब सीधा देख लेते हैं कि बी आएगा या ए आएगा, या फिर जो सी के बाद जो दोनों बी और डी ऑप्शन में देखेंगे हम, सी के बाद या तो ए बी आएगा या बी आएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि बी ए आएगा या ए बी आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। तो ए स्टेटमेंट में दे रखा है कि दिस फीलिंग ऑफ एन एक्सटेंसिव ग्रुप gives rise to a fellow feeling, a feeling of brotherhood amongst the citizen। और जो बी सेंटेंस है उसमें है this feeling takes up beyond the bounds of family, caste, religion as well as regions and help us to develop a broad perspective that all of us together constitute an extensive group called the nation। अब
इस चीज़ में अगर आप सही से दिमाग लगाएंगे तो देखने को मिलेगा कि बी ग्रुप में एक नई चीज़ बारे में बात करी गई है, एक्सटेंसिव ग्रुप कॉल्ड द नेशन। तो एक्सटेंसिव ग्रुप के बारे में बताया गया है, डिटेल में बताया गया है कि उसको द नेशन बोलते हैं। अब इस एक्सटेंसिव ग्रुप के बारे में ए में भी मेंशन किया गया है बट डिटेल नहीं दी गई है। दिस फीलिंग ऑफ एन एक्सटेंसिव ग्रुप गिव राइज टू अ फेलो सिटीजन्स, फेलो फीलिंग्स, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग्स द सिटीजन। तो देखने से ही पता लग रहा है कि बी के बाद ए फॉलो होगा, मतलब बी के बाद ए आएगा ही आएगा, क्योंकि डिटेल में दिया गया है एक्सटेंसिव ग्रुप के बारे में बी में, और उसके बाद फिर उसके बारे में मेंशन किया गया है ए में। तो इसका मतलब बी के बाद आएगा ही आएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, सी बी ए, जो कि डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में फिर दोबारा वही चीज़ दी गई है कि हमें पहला स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। नाउ अ डेज सोप इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूज एज अ वॉशिंग एजेंट। ठीक है, अगर आप इसके बाद अगर सारी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पी क्यू आर एस को अगर आप पढ़ेंगे तो देखने से पता लगेगा, देखते के साथ ही पता लग जाएगा आपको कि इसके बाद क्यू सेंटेंस आएगा ही आएगा। क्योंकि पहले स्टेटमेंट जो ऑलरेडी दे रखी है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, उसमें ये बोला गया है कि सोप इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूज एज वॉशिंग एजेंट, मतलब सोप जो है अब वॉशिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और उसी स्टेटमेंट को फर्दर ले जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट, क्यू, इट्स प्लेस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय अ न्यू रेंज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड डिटर्जेंट। तो ये क्यू आएगा ही आएगा इसके बाद। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा हमारे ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बचे सिर्फ हमारे पास बी और डी। तो 50% काम रह गया हमारा पास, 50% काम खत्म ही हो गया हमारे पास। तो या तो अब क्यू एस आर पी आएगा या क्यू पी आर एस आएगा। अब बारे में बात कर लेते हैं, अब और फर्दर देख लेते हैं अभी हम। अब अगर आप पी और एस स्टेटमेंट, पी और आर स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको देखने के बाद पता लग जाएगा तुरंत कि पी के बाद आर आएगा ही आएगा। दे प्रोड्यूस लेदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप्स। और एस स्टेटमेंट क्या है, डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप बिकॉज दे आर नॉट सोडियम और पोटेशियम डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स एज अ नॉर्मल सोप इज। तो पी के बाद आर फॉलो होगा ही होगा, देखने से ही पता लग रहा है। दे प्रोड्यूस लेदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड सोपलेस सोप। तो पी के बाद आर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्यू पी आर एस इज द राइट आंसर। तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा ही होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे आप आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलिए और ऑलवेज गो थ्रू द ऑप्शंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 6 को ऑलरेडी दिया हुआ है। आवर हाउस इज अप ऑन द यॉर्कशायर कोस्ट एंड क्लोज टू द सी। तो ये पहली स्टेटमेंट दी गई है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें पी ऑप्शन देखो, देखिए, वन इज कॉल्ड द नॉर्थ स्पिट एंड अनदर द साउथ। अगर आप इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो जब भी हम दो चीज़ों के बारे में डिटेल में बताते हैं तो वो हमेशा फॉलो किस तरीके से होगी। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव 2 ब्रदर्स, वन इज कॉल्ड ये एंड अनदर इज कॉल्ड ये, तो पहले जब मैं ये बात को रखूँगा कि वन इज कॉल्ड ये और अनदर इज कॉल्ड ये, तो इससे पहले हमेशा क्या स्टेटमेंट आएगी दैट आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 समथिंग, मतलब 2 के बारे में जिक्र होगा ही होगा। उसी के बाद में उन दोनों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो इसके मतलब इससे पहले कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी ही होगी जिसमें उन 2 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया होगा, जो कि और आपको देखने में मिलेगा कि वो चीज़ क्यू स्टेटमेंट में लिखी हुई है। द सैंड हिल्स हेयर रन डाउन टू द सी एंड एंड इन 2 स्ट्रेचेज ऑफ रॉक स्टिकिंग आउट अपोजिट टू ईच अदर। अब ये 2 स्ट्रेचेज ऑफ रॉक के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। वन इज कॉल्ड द नॉर्थ स्पिट एंड अनदर द साउथ। इसका मतलब क्यू और पी जो है वो अपने आप में क्या है, मैंडेटरी पेयर है, मतलब क्यू के बाद पी आएगा ही आएगा, देखने से पता लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो किस तरीके से होगा। जैसे मैं कहूँगा अगर आई हैव 2 ब्रदर्स, वन इज कॉल्ड राम और अनदर इज कॉल्ड श्याम। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस फॉलो होगा ही होगा। तो यही सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो होगा कि पहले मैं बोलूँगा कि 2 चीज़ें हैं और फिर वो दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा मैं। तो इसका मतलब क्यू के बाद पी आएगा ही आएगा। तो अब स्टेटमेंट देख लीजिए, कितनी स्टेटमेंट्स में क्यू के बाद पी आ ही रहा है। तो पहले स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, दूसरे ऑप्शंस में नहीं आ रहा, तीसरे ऑप्शन में
आ रहा है और चौथे ऑप्शन में आ रहा है। तो क्यू पी एस आर और एस आर क्यू पी, तो मतलब यही दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें क्यू के बाद पी आ ही रहा है। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए हैं, यहाँ पे सोचना ही नहीं है उसके बारे में। अब हमें देखना है कि शुरुआत सेंटेंस की क्यू से होगी या एस से होगी। तो अब दोनों को स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो क्यू स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे है? द सैंड हिल्स हेयर रन डाउन टू द सी एंड एंड इन टू स्ट्रेचेस ऑफ रॉक स्टिकिंग आउट अपोजिट टू ईच अदर। और एस स्टेटमेंट देख लेते हैं। देर आर ब्यूटिफुल वॉल्स ऑल अराउंड अस इन एवरी डायरेक्शन एक्सेप्ट वन। अब आप देखेंगे ऐसे स्टेटमेंट को और स्टेटमेंट वन को देखिए। आर हाउस इज़ हाई अप ऑन द यॉर्कशायर कोस्ट एंड क्लोज टू द सी। इस पहली जो स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, उसमें ये ऑलरेडी बोला गया है और उसमें जिक्र जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है हमारे घर के बारे में। और ऐसे ही स्टेटमेंट एस में भी हमारे घर के बारे में ही जिक्र किया गया है। देयर आर ब्यूटीफुल वॉल्स ऑल अराउंड अस, मतलब हमारे घर के चारों तरफ ब्यूटीफुल वॉल्स हैं। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट वन है उसके बाद एस आएगा ही आएगा। और स्टेटमेंट जो एस है, देयर आर ब्यूटीफुल वॉल्स ऑल अराउंड अस इन एवरी डायरेक्शन एक्सेप्ट वन। और इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद सेंटेंस के बाद एस के बाद आर आएगा ही आएगा। जो एक्सेप्ट वन है जिसके बारे में बात करी गई है, वन के बारे में, वही आर में बोला गया है। दिस वन लीड्स थ्रू अ डार्क प्लांटेशन ऑफ फील्ड ट्रीज एंड ब्रिंग्स यू आउट बिटवीन लो क्लिफ्स टू द लोनलीएस्ट एंड अगलीस्ट लिटिल बे ऑन ऑल आर कोस्ट। तो एस के बाद आर फॉलो होगा ही होगा और ऐसे स्टेटमेंट पहली होगी क्योंकि जो स्टेटमेंट वन जो है, एस वन जो है हमारी स्टेटमेंट जो गिवन है, उसमें हमारे घर के बारे में जिक्र किया गया है कि वो कहाँ पे है और वो सी के पास है। तो अब जब घर के बारे में जिक्र हो रहा है और ऑलरेडी एक और स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें बताया जा रहा है और फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो ही स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट होगी उसके बाद। तो इसके बाद एस आएगा ही आएगा। तो सीक्वेंस सही क्या होगा यहाँ पे? एस आर क्यू पी। तो इसका मतलब एस आर क्यू पी इज़ द राइट आंसर। तो इन इंडिकेशंस को आपको देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, पहली स्टेटमेंट और सिक्स्थ स्टेटमेंट को दिया हुआ है। तो कि डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी गोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस ए बी सी डी में या तो स्टेटमेंट की शुरुआत या तो पैराग्राफ की शुरुआत या तो एस से हो रही है या फिर क्यू से हो रही है। और तीन ऑप्शंस में जो पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है वो क्यू से शुरुआत हो रही है। तो दोनों को देख लेते हैं, एक बार एस स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं और एक बार क्यू स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। क्यू स्टेटमेंट में बोला गया इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स। और ऐसे स्टेटमेंट में बोला गया दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या अब आप देखने से ही पता लग रहा है कि जो पहली स्टेटमेंट गिवन है उसके बाद क्या एस आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब ये दे क्या है? दे के बारे में अभी तक कुछ बात ही नहीं हुई है। पहली स्टेटमेंट में तो बात कुछ बोली नहीं गई है दे के बारे में, कौन है दे। तो इसका मतलब ऐसे स्टेटमेंट से शुरुआत हो ही नहीं सकती है इस पैराग्राफ की। तो शुरुआत होगी क्यू से। तो इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद एस आएगा ही आएगा, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमेशा जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं डेमोक्रेसी कि पीपल आर द रूलर्स एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये स्टेटमेंट, ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो होता ही होता है। और यहाँ पे देखने से ये पता लग रहा है कि जो दे में बात करी गई है वो पीपल के रिगार्डिंग बात करी गई है। तो क्यू के बाद एस आएगा ही आएगा। तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया है हमारा, बी ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे, ए और बी। तो बचा हमारे पास सी और डी। या तो क्यू एस पी आर आएगा या फिर क्यू एस आर पी आएगा। अब पी और आर स्टेटमेंट को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इफ रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। और आर में क्या है? न्यू रिप्रेजेंटेटिव हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल टेक देयर प्लेस। अब इसमें भी फिर दोबारा अगर आप लॉजिकली सोचेंगे और देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट जो पी है उसमें बोला गया है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सही से काम नहीं करते हैं तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो चेंज करने के बाद क्या आएंगे? नए रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और नए रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करी गई है आर में। तो इसका मतलब पी के बाद आर आएगा ही आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है? क्यू एस पी आर। तो यस, इट इज़ द राइट आंसर, क्यू एस पी आर आएगा ही आएगा। तो थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे आप, थोड़ा बहुत भी लॉजिक अप्लाई करेंगे, इशारों को समझेंगे, तो आपको सारे के सारे आंसर अपने आप मिल जाएंगे। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें भी वही है कि फर्स्ट और सिक्स्थ स्टेटमेंट हमें दे रखी है यहाँ पे भी।
अब पहली स्टेटमेंट क्या है, सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पसेस। अब अगर आप PQRS सारी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको देखने में पता लगेगा, तो सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो दो ही स्टेटमेंट से शुरुआत हो रही है हमारे पैराग्राफ की, या तो Q से या फिर S से। ऑप्शंस के थ्रू अगर आप जाएंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले वही काम करना है कि या क्या Q से स्टार्ट हो सकता है या क्या S से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको देखने को पता लगेगा कि S से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयरफॉर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू कंपेयर विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ये एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ये सबसे लास्ट में आना है, क्योंकि देयरफॉर हमेशा कंक्लूजन में इस्तेमाल होता है। जब भी हम कंक्लूड करेंगे तो इसका मतलब S से शुरुआत हो ही नहीं सकती यहाँ पे, इसका मतलब Q से शुरुआत होगी ही होगी, तो इसका मतलब C और D ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। तो मतलब 50% काम आपका खत्म हो गया, 50% काम रह गया है आप यहाँ पे। अब क्या है, या तो QPRS होगा या फिर QRPS होगा। अब देखते हैं कि Q के बाद P आएगा या Q के बाद R आएगा। तो Q स्टेटमेंट में क्या है, वी हैव लॉन्च्ड आवर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975, और Q को भी पढ़ लीजिए। द अदर सैटेलाइट वी हैव लॉन्च्ड आर भास्कर, एप्पल एंड इनसैट। तो दोनों स्टेटमेंट में सैटेलाइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। अगर P को स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप तो देखने से पता लग रहा है कि द अदर सैटेलाइट्स, तो ये डेफिनेट सी बात है, सेकेंड सेंटेंस ही हो सकता है कि जब भी हम बात करेंगे कि तो एक ऑलरेडी हम चीज़ लॉन्च कर चुके हैं, सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कर चुके हैं, और अदर सैटेलाइट कौन से हमने लॉन्च करी है, वो ये हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट के जो तरीका है बोलने का, उससे पता लग रहा है कि P Q को फॉलो हो गई होगा, क्योंकि Q में जो है हमें पहली सैटेलाइट के बारे में बताया गया है कि वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट सैटेलाइट ये, और उसके बाद वी हैव ऑल्सो लॉन्च, या फिर ये कह लो द अदर सैटेलाइट वी हैव लॉन्च इज भास्कर, एप्पल एंड इनसैट। तो इसका मतलब Q के बाद P आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब सोचना ही नहीं है, ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। इसका मतलब दैट्स इट। तो QPRS इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी फर्स्ट और सिक्स्थ स्टेटमेंट को दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला वो है, जिसमें आपको देखने से पता लग जाएगा कि क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के बाद कैसे आएगा और कैसे कैसे चीज़ें फॉलो होंगी सीक्वेंस। तो अगर आप सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए आपके दिमाग में ही। जैसे कि अगर पहली स्टेटमेंट दे रखी है, वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल। P है, वी फाउंड अ टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू द टैमरिंड ट्री ऑन द रोड साइड। Q है, वी रस्ट आउट ऑफ द टी स्टॉल। फिर है R, वी हेल्प द पैसेंजर्स टू गेट आउट ऑफ द बस। S है, सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइज फॉलोड बाय क्राई फॉर अ हेल्प। अगर आपको थोड़ा सा बहुत भी लॉजिकल माइंड है, थोड़ा बहुत भी आप समझदार हैं, तो ये देखते के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए विद इन 2 से 3 सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा एक इवेंट बता दी गई है। और इवेंट में क्या होगा, पहले इसमें डेफिनेट सी बात है, इसमें क्या है कि टूरिस्ट बस की टक्कर हुई है। तो अगर पहली स्टेटमेंट जो ऑलरेडी गिवन है, वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल, उसके बाद क्या आएगा, सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइस फॉलोड बाय अ क्राई फॉर हेल्प। फिर उसके बाद वी रस्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, और फिर P आएगा, वी फाउंड अ टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू द टैमरिंड ट्री ऑन द रोड साइड। और फिर क्या है, R, वी हेल्प द पैसेंजर टू गेट आउट ऑफ द बस, और वी इन्फॉर्म द हॉस्पिटल एंड ऑल्सो द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। तो सिंपल सी बात है, ये एक ऐसे इवेंट के बारे में जिक्र हो गई है जिसमें आपको देखने से पता लगेगा कि क्या होगा, कि पहले आपको बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी, फिर आपने बाहर आके देखा टी स्टॉल से, फिर आपने देखा कि बस टक्कर हो गई है बस की ट्री से, और फिर आपने पैसेंजर्स को बाहर निकलने में हेल्प करी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस पैराग्राफ था जिसमें क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इवेंट बाय इवेंट। तो वो आपको देखने से ही पता लग जाना चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन देखते के साथ ही सॉल्व हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस दिया नहीं गया है, हमें अपने आप से ही देखना है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में देखेंगे तो या तो B से शुरुआत हो रही है, या C से शुरुआत हो रही है, या फिर A से शुरुआत हो रही है। अब क्या B से शुरुआत हो सकती है सेंटेंस इस पैराग्राफ की? बिल्कुल नहीं हो सकती। एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वर वेरी ट्रेडिशनल बाउंड। तो इसका मतलब एंड से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती सेंटेंस की, तो B ऑप्शन
वाले जितने भी ऑप्शंस हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट बी है वो एलिमिनेट कर दो। तो इसका मतलब ए और डी ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए हैं। तो बचा हमारे पास बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। तो या तो स्टेटमेंट की सी से शुरुआत होगी या फिर ए से शुरुआत होगी। तो अब सी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। द इंडियन पीपल इन द 19th। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आधा अधूरा है। अगर आप देखेंगे तो आपको देखते से ही पता लग जाएगा सारी स्टेटमेंट्स में से कि सी के बाद ए आएगा या सी के बाद बी आएगा ही आएगा। द इंडियन पीपल इन द 19th एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये मैंडेटरी पेयर है यहाँ पे। तो सी के बाद बी आएगा ही आएगा। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में से एक बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें सी के बाद बी आ रहा है। इसका मतलब सी बी ए डी इज़ द राइट आंसर। तो कितना टाइम लगा हमें सॉल्व करने में? बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं लगा यहाँ पे सॉल्व करने में, तो बहुत ईजी था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, चारों स्टेटमेंट दे रखी है हमें और फर्स्ट स्टेटमेंट और सिक्स्थ स्टेटमेंट के बारे में हमें मेंशन नहीं किया गया, मतलब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिली है यहाँ पे। अब इसमें ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे आप तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट से ही पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है। बी से भी है, ए ऑप्शन में बी से शुरुआत हो रही है, बी ऑप्शन में सी से शुरुआत हो रही है, सी ऑप्शन में डी से शुरुआत हो रही है और डी ऑप्शन में ए से शुरुआत हो रही है। तो पहले सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं कि किससे शुरुआत नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन में देखेंगे दिस अपार्टमेंट वाज नॉट नियरली सो वेल लाइटेड। तो दिस अपार्टमेंट से शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, दिस से शुरुआत नहीं हो सकती है। कौन सा अपार्टमेंट, कैसा अपार्टमेंट, तो इसका मतलब पहले अपार्टमेंट का जिक्र होगा उसके बाद दिस बोला जाएगा। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और फिर डी ऑप्शन देखेंगे नेक्स्ट डिस्कवर्ड अ ब्राउन थिंग सीटेड ऑन द टेबल इन द सेंटर। मतलब नेक्स्ट उन्होंने डिस्कवर किया ये, तो पहले कुछ ना कुछ डिस्कवर किया होगा उसके बाद तो नेक्स्ट कुछ दूसरी चीज़ डिस्कवर की होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दो ऑप्शन बाहर हो गए आपके, बी और जिनकी शुरुआत बी से हो रही है और जिनकी शुरुआत डी से हो रही है। तो मतलब ए और सी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। तो ये अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी में सी से शुरुआत हो रही है और ऑप्शन डी में ए से शुरुआत हो रही है। तो देख लेते हैं। तो ए सेंटेंस क्या है, एट फर्स्ट ग्लांस ऑल आई कुड डिसर्न वाज अ मैसिव स्टोन टेबल रनिंग डाउन इट्स लेंथ। और सी क्या है, आई स्टेयर्ड डाउन द पैसेज and found myself in a gloomy apartment some 20 feet long which in some past age had been hollowed out by hand out of the mountain। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे और आप चारों स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब उससे देखने से ही पता लगेगा कि जो सी है वो एक फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में आना चाहिए, क्योंकि इसमें अपार्टमेंट के बारे में बात करी गई है और अपार्टमेंट में ही फिर जो बाकी चीज़ें हैं निकली हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो सी स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट होगा ही होगा, क्योंकि इसमें उस अपार्टमेंट के बारे में बात करी जिसमें बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक में मैसिव स्टोन टेबल मिली है, एक में नेक्स्ट डिस्कवर हुआ ब्राउन थिंग सीटेड ऑन द टेबल इन द सेंटर। तो मतलब बाकी चीज़ें सब चीज़ें जो है सी के बाद ही आपको आती हुई दिखाई देंगी। तो सी स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट होगा ही होगा इसमें। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वही राइट आंसर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारे लॉजिक्स अप्लाई करने हैं, ट्रिक्स अप्लाई करनी है। मैंडेटरी पेयर्स क्या हो सकते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या हो सकती है, लास्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलिए। और इस तरीके से देखेंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएंगे विद इन सेकेंड्स, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो अब खूब सारी प्रैक्टिस करिए इसके बेसिस पे, जितनी हो सकती है क्वेश्चंस करिए इसके बेसिस पे। और ये छोटे छोटे इंडिकेशंस, छोटे छोटे इशारे, छोटी छोटी चीज़ें देखने की कोशिश करिए। बड़े से बड़े क्वेश्चन सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी बेसिस पे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।